अन अकेडमिक साइंस हब रक्त परिसंचरण तंत्र में आपको 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम से तो वो सारे करूँगा। और रक्त परिसंचरण तंत्र 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब पहला फर्स्ट भाग, पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम हेतु। अब पहला क्वेश्चन है कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। फिर उसके बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन आता है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। फिर चौथा क्वेश्चन है आपके लिए सीरम का अध्ययन। चौथा क्वेश्चन है सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है आपके? सीरोलॉजी। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन आता है कि रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। अगर रक्त का पीएच 7.4 है तो वह कैसा होगा? हल्का क्षारीय होता है। रक्त का पीएच कैसा होता है? हल्का क्षारीय। फिर छठा क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक के कारण। हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक के कारण। फिर उसके बाद आता है सातवां प्रश्न है कि रक्त को अभिरंजित कौन कौन करता है? पहला तो है लिशमैन, फिर इसका दूसरा नाम है राइट, फिर इसका अलग नाम है मिथाइलिन ब्लू से किया जाता है। फिर अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन क्या एक प्रकार का क्रोमोप्रोटीन या फिर एक क्या है? संयुग्मी प्रोटीन है। फिर आपके नौवां प्रश्न, फिर आता है नौवां प्रश्न है मानव में औसत हीमोग्लोबिन की मात्रा। मानव में औसत हीमोग्लोबिन की मात्रा ये होती है 12 से 16 ग्राम या फिर हम कह सकते हैं 100 ml। कितनी होती है? या फिर 100 ml। फिर 10वां प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाए जाते हैं? पहली चीज़ है कि हिमवर्णक। पहले क्या चीज़ है? हिमवर्णक। और दूसरी चीज़ है ग्लोबिन प्रोटीन।
दूसरी चीज़ है ग्लोबिन प्रोटीन। अब देखिए, इसमें हिमवर्णक की मात्रा होती है 5% और ग्लोबिन की मात्रा अगर 5% है तो पीछे सेंस रही 95%। अब इसमें क्या पाया जाता है हिमवर्णक में? इसमें पाया जाता है फोरफायरिन। वे क्या पाया जाता है? Fe+2। फिर 11वां प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन का आणविक भार, हीमोग्लोबिन का आणविक भार, हीमोग्लोबिन का आणविक भार कितना होता है? इसका होता है 68,000। ठीक है बच्चों। फिर 12वां प्रश्न कि रक्त की बात हो रही है तो रक्त के 2 भाग होते हैं। अब पहला भाग है रक्त का, कौन सा है? प्लाज्मा, जिसकी मात्रा होती है 55% और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं, इनकी मात्रा होती है 45%। फिर अगला क्वेश्चन 13वां प्रश्न कि रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? रक्त कणिकाएं होती है 3 प्रकार की। कितनी होती है? 3 प्रकार की। पहला है लाल रक्त कणिकाएं, जिनका दूसरा नाम है आरबीसी। इसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। फिर दूसरी है श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हीं को हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी और इन्हीं का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। फिर तीसरी कणिका है प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम है बिंबाणु और इसी को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब अगला है कि प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा को रक्त की आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। किसको? प्लाज्मा को रक्त की आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद में देखो बच्चों 15वां प्रश्न कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। फिर अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पहली चीज़ होती है बिलिरुबिन वर्णक। पहली क्या चीज़ होती है? बिलिरुबिन वर्णक। व दूसरी चीज़ होती है कैरोटीन वर्णक। दूसरा वर्णक होता है कैरोटीन वर्णक। फिर अगला प्रश्न है, अब आती है बिलिरुबिन वर्णक का निर्माण कहाँ होता है? बिलिरुबिन वर्णक का निर्माण इसका निर्माण होता है यकृत में आरबीसी के विघटन से। यकृत में आरबीसी के विघटन से। आरबीसी के विघटन से। फिर 18वां प्रश्न कि प्लाज्मा का, अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा का 90 से 92% भाग किसके द्वारा बनता है? जल के द्वारा बनता है।
जल के द्वारा बनता है। फिर अगला प्रश्न 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कैसे कि रक्त कोलाइडी प्रासरण दाब के निर्माण में कोलाइडी प्रासरण दाब के निर्माण में सहायक प्रोटीन कौन सी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जामों में पूछा गया है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो आपके लिए क्या वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर पे कि रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक प्रोटीन। रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक प्रोटीन। रक्त के थक्के में सहायक प्रोटीन है 2 प्रकार की। एक तो होती है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरी प्रोटीन होती है आपके फाइब्रिनोजन। फिर अगला प्रश्न आपके जो आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है 21वां प्रश्न। रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने में सहायक पदार्थ। ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। कहाँ किसकी बात हो रही है? रक्त वाहिनियों की बात हो रही है। रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रतिस्कंदन पदार्थ यानी रक्त के वाहिनियों में जो रक्त का थक्का जमाता है ना, वो पदार्थ, उस पदार्थ का नाम है आपके हिपेरिन। ये क्या आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न 22 नंबर पे कि रक्त कोशिका की प्रतिशतता। रक्त कोशिका की प्रतिशतता ये किस में मापी जाती है? हेमेटोक्रिट द्वारा। हेमेटोक्रिट कहलाता है। फिर अगला प्रश्न, अगर कोई फुल फॉर्म आ जाए कि पीसीवी की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है PACKD यानी पैक्ड, CE यानी सेल वॉल्यूम, ये ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न आपके लिए 24वां प्रश्न, आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? कई एग्जामों में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आरबीसी का लाल रंग ये होता है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण। फिर अगला प्रश्न 25 नंबर पे कि पीसीवी जो भी फुल फॉर्म पड़ी वही, पीसीवी को विंट्रोब ट्यूब द्वारा ज्ञात किया जाता है। पीसीवी को विंट्रोब ट्यूब द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब देखो, अब अगर पूछे कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो अगला प्रश्न है आरबीसी का आकार। अब आरबीसी का आकार या तो वृत्ताकार हो सकता है और ये भी हो सकता है उभयावतल, यानी उत्तल और अवतल दोनों को मिलाकर ऐसी आकृति। फिर 27वां प्रश्न है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27वां प्रश्न क्या है कि आरबीसी में यानी लाल रक्त कणिकाओं में
माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति। अगला 27वां प्रश्न है कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के कारण केवल अवायवीय श्वसन होता है। फिर अगला प्रश्न है कि आरबीसी में केवल ग्लाइकोलाइसिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। आरबीसी में केवल ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम पाए जाते हैं। आरबीसी में केवल ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि मानव में आरबीसी का व्यास कितना होता है। मानव में आरबीसी का व्यास कितना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आरबीसी में मानव में आरबीसी का व्यास होता है 7.5 से लेकर 8 माइक्रोन। और इसकी मोटाई कितनी होती है? और इसकी मोटाई 2.4 माइक्रोन। ये इतना प्रश्न आपको पूछा नहीं जाता एग्जामों में, लेकिन ये प्रश्न है 27 नंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका ध्यान रखें। फिर अगला 31 नंबर प्रश्न है कि स्तनधारियों की आरबीसी में, अगला प्रश्न क्या है कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक व अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते। अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक व अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अब किन किन में पाए जाते हैं? अपवाद क्या है कि अपवाद है ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ जाता है। अगर आपको पूछे 33 नंबर प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल नॉर्मल आपको पूछा जाता है तो उत्तर आता है 120 दिन, या ऐसे भी आ सकता है 4 माह। ठीक है बच्चों। फिर अगला प्रश्न आता है 34 नंबर कि सर्वप्रथम आरबीसी का निर्माण यॉर्कशायर। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। फिर अगला नंबर प्रश्न आता है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। अगला प्रश्न है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। इसके आंसर कई हो सकते हैं। पहला है प्लिया, ये भी आ सकता है ऑप्शन में। फिर दूसरा है यकृत प्लेसेंटा। फिर ये भी आ सकता है थाइमस ग्रंथि। ये सारे आंसर आपको ऑप्शन में मिल सकते, लेकिन ये एक साथ नहीं मिलेंगे, द्वारा होता है। फिर अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है कि वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है बच्चों? लाल अस्थि मज्जा। इसके बाद में अगर और कुछ पूछ सकता है तो आपको ये आंसर मिल सकता है, हीमोपोएटिक
उत्तक, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब अगला प्रश्न 37 नंबर के प्लीहा को क्या कहते हैं? प्लीहा को शरीर का क्या कहते हैं? ब्लड बैंक, शरीर का ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक कहते हैं। या फिर अगला ये भी आ सकता है, और प्लीहा के क्या क्या नाम है? और प्लीहा को हम किस किस नाम से जान सकते हैं? इसको क्या कह सकते हैं? शरीर का कब्रिस्तान, शरीर का कब्रिस्तान। या फिर हम कह सकते हैं इसको शरीर का बुच्चड़ खाना, शरीर का बुच्चड़ खाना। फिर है 39वां प्रश्न क्या है कि सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी कौन से वर्ग की है? एम्फीबिया वर्ग की। कौन से वर्ग की है बच्चों? एम्फीबिया वर्ग की। और उस प्राणी का नाम है इस वर्ग में एम्फ्यूमा। फिर अगला प्रश्न 40वां प्रश्न, इसमें इसका क्या नाम है? एम्फ्यूमा। क्या नाम है बच्चों? एम्फ्यूमा। फिर 40वां प्रश्न है आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन, आरबीसी के निर्माण के लिए, आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन, आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन कौन सी है? या तो हो सकती है B12 या हो सकती है विटामिन सी। अगर आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, इससे अगला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है 41वां प्रश्न। क्या है जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है कि आरबीसी के परिपक्व के लिए विटामिन कौन सी उत्तरदायी है? आरबीसी के परिपक्व के लिए, परिपक्व के लिए विटामिन कौन सी उत्तरदायी है? तो इसमें विटामिन है विटामिन B12। फिर अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न कौन सा है आपके कि आरबीसी का जीवन काल किससे ज्ञात करते हैं? आरबीसी का जीवन काल तो 120 दिन का होता है, लेकिन आरबीसी का जीवन काल यानी किससे ज्ञात किया जाता है? आरबीसी का जीवन काल ज्ञात किया जाता है क्रोमियम 51 से। ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्रोमियम का प्रतीक कितना होता है बच्चों? क्रोमियम का प्रतीक होता है Cr। अगर आपको पूछे कि रक्त में आरबीसी की गणना किससे की जाती है, कि रक्त में आरबीसी की गणना ये किससे की जाती है बच्चों? ये की जाती है हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। जो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, ये ध्यान रखना। और क्या अगला प्रश्न कि आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? आरबीसी के निर्माण की क्रिया को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं बच्चों? एरिथ्रोपोएसिस। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना। फिर अगला है बच्चों 45 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना, आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है बच्चों? पॉलीसाइथेमिया। अगला 45वां प्रश्न क्या था बच्चों कि आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथेमिया। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अगला प्रश्न है
आरबीसी निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन। अगला प्रश्न है, आरबीसी निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन। प्रेरित करने वाला हार्मोन, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन ना पिछली भर्तियों में पूछा गया है। इस हार्मोन का नाम क्या है? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि आरबीसी की संख्या या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होने पर उत्पन्न रोग। या तो आरबीसी की संख्या में, या फिर अजय आपको कि हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी। हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे रोग हो जाता है आपके एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? आपके एनीमिया। और इसका दूसरा नाम भी आपको पूछा जा सकता है, रक्तक्षीणता। रक्तक्षीणता। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बच्चों 48 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि आरबीसी में विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन में B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें बच्चों इसका आंसर है पर्शीनियम एनीमिया। पर्शीनियम एनीमिया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है आपके बच्चों कि आरबीसी में आयरन की कमी से या फिर Fe की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें हो सकता है माइक्रोसाइटिक। ये भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, माइक्रोसाइटिक। और दूसरा भी ये भी आ सकता है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और ये ऑप्शन में ज़्यादा बार दिया गया। फिर अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। जीन उत्परिवर्तन के कारण, जीन उत्परिवर्तन के कारण बीटा श्रृंखला में विसंगति, बीटा श्रृंखला में विसंगति आ जाना या फिर आ जाने से कौन सा रोग होता है? वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पेपर हार्ड बनता है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा अनअकैडमिक साइंस हब, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। धन्यवाद।